नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण पर्यवेक्षक की नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। और जी हाँ, इसको लेकर हमने काफ़ी सारी जानकारियां जो है वो इकट्ठा करने की एक तरह से कोशिश करी है। और हम यहाँ पे बताएंगे कि पर्यावरण पर्यवेक्षक की भर्ती जो है इतने लंबे समय से क्यों नहीं आ पाई है और इसका मुख्य कारण क्या है। क्या इस भर्ती में ये जो नई भर्ती है चुनाव से पहले आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, इसकी संभावनाओं के लेकर भी यहाँ पे बात करेंगे। विस्तार में जानने की एक तरह से कोशिश करेंगे कि पर्यावरण पर्यवेक्षक की जो भर्ती थी जो पिछली बार आई थी उसमें सिलेबस क्या था। ऑब्वियसली बात है। हालांकि चलिए हम आने वाली पर्यावरण पर्यवेक्षक यानी कि एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता दें, बहुत लंबा टाइम हो गया है एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की भर्ती जो है वो नहीं आ पाई है। अब कारण क्या है आपको जैसे कि पता है, ये चुनावी वर्ष चल रहा है। पर्यावरण पर्यवेक्षक की भर्ती का भी लंबे समय से साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थी जो है वेट कर रहे हैं। और सीधी सीधी बात है, इसमें जो सिलेबस है 25 नंबर का जीएस आता है एक तरह से, और फिर आपका 25 नंबर का फिजिक्स, 25 नंबर की केमिस्ट्री और 25 नंबर की मैथ्स आती है इसमें। ये इसका एक तरह से सिलेबस था जो पिछली बार था। और आपको बता दें कि इस बार आरटीआई में एक जानकारी मिली है कि पर्यावरण पर्यवेक्षक के अंदर कुल मिला के 354 पद, लगभग 350 से ज़्यादा पद जो अभी खाली देखने को मिले हैं। जी हाँ, पर्यावरण पर्यवेक्षक के अंदर आप कह सकते हैं कुल मिला के 354 पद जो है वो इस वक्त खाली देखने को मिले हैं। इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने के बावजूद क्यों नहीं अभी तक विज्ञापन आ पाया है, तो विस्तार से हम इसके बारे में आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। इसी आरटीआई के अंदर इसके कई जवाब जो है हमारे सामने निकल के आए हैं, जिसमें हम आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर निदेशालय को पदों का ब्यौरा जो है एक तरह से यहाँ पे मांगा था। और इस साल की शुरुआत में एक तरह से ये पदों का ब्यौरा जो है वो मांगा था। क्लियर तौर पे आप यहाँ पे हम आपको चीज़ें दिखा देते हैं। तो जब पदों का ब्यौरा मांगा गया यहाँ पर, तो सीधे तौर पर जल्दी इस पे काम जो है वो शुरू होना चाहिए था। निदेशालय के द्वारा यहाँ पे जल्द से जल्द जो है चीज़ें भेजनी चाहिए थी, परंतु इतना लंबा टाइम हो गया है। अभी जैसा कि आपको पता है अगस्त 2026 चल रहा है। और इसी साल की शुरुआत में जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पदों का ब्यौरा एक तरह से मांगा था संबंधित विभाग से, जो पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो विभाग है उनसे मांगा था, ऑब्वियसली बात है। तो उसको लेकर बहुत पहले ही पत्र लिख दिया गया था कि आप पदों का ब्यौरा एक तरह से इसमें भेजें। अब जो जिलेवार होता है, देहरादून हो गया या अन्य जो जिले हो गए, उन सब का ब्यौरा एक तरह से भेजा है। आरटीआई के अंदर सूचना हमने आपको बता दी है। 354 पद जो है इस वक्त पर्यावरण पर्यवेक्षक के अंदर एक तरह से खाली देखने को मिल रहे हैं। अब इन 354 पदों को कैसे भरा जाएगा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस वाले आरटीआई को देखेंगे तो हम आपको बता देते हैं कि महोदय, यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के पत्र संख्या जो यहाँ पे लिखी गई है 22/4/2026, ठीक है, 22/4/2026 के आसपास यहाँ पर एक तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ UKSSC ने के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करे। तो यहाँ पर जो सचिव महोदय थे UKSSC के, उन्होंने ये पत्र जो है वो भेजा था एक तरह से। और उसके बाद जाके जिसके माध्यम से समूह ग की सीधी भर्ती के रिक्त पदों के अध्याचन आयोग के निर्धारित प्रारूप अध्याचन प्रपत्र 1 के सुसंगत अक्तन सेवा नियमावली सहित पृथक पदवार आयोग को दिनांक 31 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की जाती है। तो आयोग ने यहाँ पर 31 मई 2026 तक पदों का पृथक जो पदों का ब्यौरा जो है वो मांगा था। 31 मई तक रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन 31 मई जैसा कि आपको पता है कब का बीत चुका है। लेकिन उनको एक तरह से इसकी जानकारी जो है, उनसे जो अपेक्षा की गई थी कि संबंधित विभाग के जो पदों का ब्यौरा है वो पृथक से अलग से भेज पाएंगे 31 मई 2026 तक, वो संबंधित विभाग ने एक तरह से यहाँ पर नहीं भेजा है। और अगर आप यहाँ पे दूसरे बिंदु में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो उत्तराखंड पालिका के केंद्रीय सेवा के सीधी भर्ती के रिक्त पद कनिष्ठ सहायक, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा लिपिक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, जहां नियमित पर्यावरण मित्र कार्यरत नहीं है। तो पर्यावरण पर्यवेक्षक के अंदर आपको बता दें कि पर्यावरण मित्र जो हैं वहां पे कार्यरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि पर्यावरण पर्यवेक्षक यानी एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के अंदर अभी 354 पद रिक्त है। इसको सीधी भर्ती के माध्यम से एक तरह से भरा जाना है। परंतु यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में, जब जैसे कि आप देखेंगे पर्यावरण पर्यवेक्षक के ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है जहाँ नियमित पर्यावरण मित्र कार्यरत नहीं है। तो यहाँ पे पर्यावरण मित्र जो है वो नियमित नहीं होते हैं। ऑब्वियसली बात है, सीधी भर्ती के माध्यम से आप नियमितीकरण आपका हो जाता है। एक तरह से आपने रिटर्न टेस्ट निकाला होता है तो आप नियमित हो जाते हैं, परमानेंट जॉब आपकी लग जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे पर्यावरण पर्यवेक्षक के अंदर पर्यावरण मित्र
अभी कार्यरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की एक नियमित भर्ती जो है अभी तक पर्यावरण मित्रों की नहीं हो पाई है। ये इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, ये सुनिश्चित एक तरह से किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर लास्ट लाइन में अगर देखेंगे, 6 निकायों द्वारा गलत प्रारूप में अपूर्ण प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि एक तरह से ये बोला जा रहा है कि 6 जो निकाय है उनकी जानकारी एक तरह से शायद इसमें गलत दी गई है। अगर इसमें देखिए, अगर हम इस टेबल की बात करते हैं तो इसमें अगर आप पर्यावरण पर्यवेक्षक, पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा पर्यावरण पर्यवेक्षक का अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि UKSSC के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ही यहाँ पे इसको फिल किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे लिखी गई है। देखिए, ऐसी कोई नियमावली नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं कि इसको प्रमोशन के द्वारा भरा जाए, या ऐसी कोई नियमावली अभी तक यहाँ पर शासन के द्वारा नहीं बनाई गई है। सीधी बात है कि 354 पद जो अभी पर्यावरण पर्यवेक्षक यानी एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के अंदर जो अभी खाली है, उनको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना चाहिए। ऐसा ही अभी फिलहाल के लिए नियम तो यही कहता है। जब तक यहाँ पे कोई प्रमोशन की नियमावली नहीं बनी है तो ऑब्वियसली बात है इन 354 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा, जो कि इस पॉइंट से साफ हो जाता है। ये पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा पर्यावरण पर्यवेक्षक की जो यहाँ पे बात हो रही है, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है, यानी कि 354 के 54 पद जो है वो डायरेक्ट लिखित परीक्षा के माध्यम से इसको भरा जाना है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है। जो उस ब्रैकेट वाले बिंदु में भी आप देख सकते हैं, नियमित यहाँ पे पर्यावरण मित्र जो है अभी तक नहीं हुए हैं वहाँ पर एक तरह से। लेकिन अब देखो यहाँ पे खेल जो है वहाँ किस तरफ शिफ्ट होता है। अगर आप आगे की इस RTI की आगे की जानकारी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप नोट देखेंगे तो यहाँ पे नोट पे लिखा गया है, पर्यावरण मित्र से पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति किए जाने के संबंध में नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। जी हाँ, ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो पर्यावरण मित्र है, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जब हमारा राज्य बना था, शिक्षा विभाग की हम बात करते हैं, जब हमारा राज्य बना था तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पैसा नहीं था। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे सकती थी। तो उस समय कौन से एम्प्लॉयज़ जो है शिक्षा विभाग के अंदर एक तरह से काम करते हैं। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा मित्रों को अपॉइंट किया गया था, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन के बेसिस पर उनको सरकारी नौकरी पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बोल सकते हैं या नॉन परमानेंट बेसिस पे बोल सकते हैं। वो नॉन परमानेंट विभाग के लोग थे जिनको सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पर सरकारी नौकरी के कार्य के लिए कार्यरत कर दिया गया था। याद रखिए, इनका किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ था। ये ऐसे ही भर्ती हो गए थे कि सरकार की ये एग्जीक्यूशन में मदद कर पाए। तो इसी प्रकार से उसको हम बोलते हैं शिक्षा मित्र, यानी कि शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्रों से काम निकलवाया जाता था। जब तक सरकार के पास शायद जब तक पैसा नहीं था तो वो क्या करते थे, इनकी कोई सीधी भर्ती लिखित परीक्षा तो वगैरह तो होती नहीं थी, तो ये ऐसी भर्ती करवा देते थे। तो इसी प्रकार से जैसे अब हम बात करें पर्यावरण पर्यवेक्षक की, तो इसमें पर्यावरण मित्र भी इसी प्रकार से है। तो जिस टाइम तक पर्यावरण पर्यवेक्षक की सीधी भर्तियाँ नहीं हो पाती थी या उनके पास पैसा नहीं होता था या जो भी कारण था कि सरकार जब तक सीधी भर्ती नहीं कराने के केपेबल नहीं हो पाती थी, तो उन्होंने पर्यावरण मित्रों को इसी प्रकार से जैसा शिक्षा मित्रों को उन्होंने बिना किसी लिखित परीक्षा के एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम दे दिया था। हालांकि उनको परमानेंट नहीं माना जा सकता। मैं अभी भी कह दूं कि सीधी बात है, जैसे गेस्ट टीचर्स होते हैं, यहाँ पर शिक्षा मित्र होते हैं, ऑब्वियसली बात है 2002 से वो इसी तरीके से कार्य करते आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पर्यावरण जो मित्र हैं वो अभी उनको पदोन्नत यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, बात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि सीधी बात है, फिर शिक्षा विभाग के अंदर LT की वैकेंसी है, लेक्चरर की वैकेंसी है, तो अपॉर्चुनिटी जो है शिक्षा मित्रों के लिए एक तरह से ख़त्म हो गई थी। या प्राइमरी भर्ती के अंदर पहले वो पढ़ाया करते थे, तो प्राइमरी भर्ती अब आपको जैसे कि पता है सीधी भर्ती प्राइमरी भर्ती की आती है, तो उनकी नौकरी पे एक तरह से खतरा मंडरा रहा था। तो उनको एक तरह से उन्होंने बीच में कई जगह पर आंदोलन भी किए थे कि हमको भी यहाँ पर जो है वो सीधी भर्ती के माध्यम से या जो भी है मेरिट के बेसिस पर हमें सिलेक्शन दिया जाए। तो यहाँ पे अब दुख की बात यहाँ पर यह है कि अगर उनको एक तरह से सिलेक्शन दे दिया जाता है तो आने वाले टाइम में प्राइमरी भर्ती के अंदर सीटें जो है कम देखने को मिलती है, और आपकी प्राइमरी भर्ती हो सकता है कि अगर इनका प्रमोशन हो जाता तो आपको लंबे समय तक प्राइमरी भर्ती जो है वो देखने को नहीं मिलती। ये ऐसा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे शिक्षा एक तरह से मैं बोल रहा हूँ, पर्यावरण मित्र में भी यही सेम केस है। इन्होंने कोई रिटर्न एग्जाम तो दिया नहीं है, सीधी सी बात है, इनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे गवर्नमेंट ने काम चलाने के लिए एक तरह से रखा हुआ है ना। तो इस वजह से अगर मैं बात करूं, पर्यावरण मित्र से पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किए जाने वाले के संबंध में नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, यानी सचिवालय स्तर पर इनका प्रमोशन किया जा रहा है। जिन्होंने रिटर्न टेस्ट तक नहीं निकाला है उनको प्रमोशन किया जा रहा है। पहली बात तो ये परमानेंट नहीं है,
तो इनका प्रमोशन क्यों किया जा रहा है? शिक्षा मित्रों को तो ऑब्वियस सी बात है, शिक्षा मित्रों को भी नियमितीकरण नहीं कराया जा सकता, तो प्रमोशन क्यों किया जा रहा है? तो ऐसे लोगों का प्रमोशन क्यों किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, जिसने रिटर्न टेस्ट निकाला उसकी पदोन्नति होनी चाहिए ना, और उसी का यहाँ पे नियमितीकरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप इस प्रकार के जो पर्यावरण मित्र हैं इनका आप प्रमोशन कर रहे हैं, और ऐसा कोई नियम बना नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? नियमावली संशोधन कर रहे हैं, नियम में संशोधन कर रहे हैं कि हम इनको प्रमोशन दे रहे हैं। अगर इनका प्रमोशन हो जाएगा, क्या आने वाले टाइम में 354 पदों पर यहाँ पे पर्यावरण पर्यवेक्षक की भर्ती क्या आ पाएगी? जाहिर सी बात है, नहीं आ पाएगी। अगर सभी पदों पर इनका प्रमोशन हो जाता है, बहुत मुश्किल चांस है। या फिर अगर मान लेते हैं अगर ये लोग संख्या में भी कम हुए तो उतने पद माइनस होके आएंगे पर्यावरण पर्यवेक्षक की भर्ती पर। अब मुझे जहाँ तक लगता है 354 पदों पर अगर प्रमोशन हो जाएगा तो भर्ती आने का संभावना जो है एक तरह से खत्म हो जाएगा। ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर नियमावली संशोधन किया जा रहा है, और अगर ये नियमावली संशोधन आगे जाकर हो जाता है तो आने वाले टाइम में संभावना ये बन सकती है कि पर्यावरण पर्यवेक्षक यानी एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की भर्ती जो 354 पदों पे आ सकती है, सीधी भर्ती, जिसका UKSSSC सचिव जी ने एक तरह से पदों का ब्यौरा मांगा है, वो भर्ती शायद देखने को ना मिले। ऐसी संभावना हम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रमोशन के बेसिस पर इन पदों को भर देंगे ऐसे पर्यावरण मित्रों के द्वारा जिन्होंने कोई रिटर्न एग्जाम यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, तो सीधी बात है, सीधी भर्ती में एक तरह से घात आने वाले टाइम में लग सकता है। और वर्तमान में जिन निकायों में नियमित पर्यावरण मित्र कार्यरत नहीं है, उन निकायों के पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, वर्तमान में जिन निकायों में नियमित पर्यावरण मित्र कार्यरत नहीं है, जितने भी पर्यावरण मित्र जहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, तो उनके रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। और जैसे ही वो रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा, वहाँ पर एक तरह से उन रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है, और वहाँ पे पर्यावरण मित्रों को शायद लगाने की कोशिश की जाएगी, नियमित पर्यावरण मित्रों को लगाने की कोशिश की जाएगी। तो जब वहाँ पे इनको लगा देंगे तो आप बताइए कि जो 354 पद है उस पर भर्ती कैसे आएगी फिर? तो ऐसे यहाँ पे पर्यावरण मित्र तो किसी रिटर्न एग्जाम को क्लियर तो किया नहीं है उन्होंने, तो जहाँ पे नियमित पर्यावरण मित्र कार्यरत नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ पर्यावरण मित्र जो है बिना रिटर्न एग्जाम के नियमित हो चुके हैं क्या, और उनको लगाने की तैयारी हो रही है, तो नियमित कैसे हो गए बिना रिटर्न एग्जाम के? तो आने वाले टाइम में हम ये उम्मीद लगा सकते हैं, अगर ये नियमावली संशोधन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पदों पर प्रमोशन हो जाएगा पर्यावरण मित्रों का, और ऐसे लोगों का होगा जिन्होंने एक तरह से रिटर्न एग्जाम नहीं निकाला है, और उनका प्रमोशन होने के बाद आने वाले टाइम में हमको पर्यावरण पर्यवेक्षक की जो भर्ती है वो शायद देखने को ना मिले। सीधी बात है, यहाँ पे लिखा गया है कि पर्यावरण पर्यवेक्षक की भर्ती जो है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सीधी भर्ती द्वारा करवाया जाएगा। प्रमोशन की कोई नियमावली है नहीं, तो इससे प्रमोशन की जब कोई नियमावली नहीं है तो यहाँ पे नियमावली संशोधन किया जा रहा है ताकि इसमें प्रमोशन भी कराया जा सके। ऐसे लोगों का प्रमोशन देखिए, अगर उन्होंने रिटर्न एग्जाम निकाला होता तो आप कुछ पद जो हैं 40% या 50% पद जो हैं प्रमोशन के लिए दे सकते हो, सीधी भर्ती के लिए दे सकते थे, जैसे नॉर्मली शिक्षा विभाग के अंदर भी शायद होता है। क्योंकि जो 2020 में लेक्चरर, जिन्होंने 2020 में लेक्चरर निकाला या 2018 में लेक्चरर निकाला है, आप 50% पर प्रमोशन के द्वारा भर दीजिए, क्योंकि उन्होंने रिटर्न एग्जाम निकाला तो उनको प्रमोशन दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को प्रमोशन देना जिन्होंने लिखित परीक्षा नहीं निकाली है और वो आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, और सीधी बात है वो पद जो हैं वो लिखित परीक्षा के लिए है, ना कि वो ऐसे लोगों के लिए है। तो आप जब उनको प्रमोट करेंगे आने वाले टाइम में, तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं पर्यावरण पर्यवेक्षक की, उनके साथ क्या होगा? तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग जो चीज़ है हमें पता चली है, और भगवान जाने कि अब एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की जो भर्ती है वो इस साल हमें चुनाव से पहले देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर प्रयास है, अगर धरातल में प्रयास किया जाता है, अगर कोशिश की जाती है 354 पदों पर सीधी भर्ती लाने की पर्यावरण पर्यवेक्षक की, तो अभी इस नियमावली संशोधन को एक तरह से रोका जाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके शायद ये भर्ती आ पाएगी। अगर हम अपना ओपिनियन दें, सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु अगर प्रमोशन हो जाएगा और ऐसे लोगों का जिन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम एक तरह से नहीं दिया है, बिना रिटर्न एग्ज़ाम के एक तरह से प्रमोशन हो रहे हैं, यहाँ पर शासन स्तर पर नियमावली संशोधन हो रहा है, तो आने वाले टाइम में हमें सीधी भर्ती के माध्यम से कितने पद देखने को मिलेंगे, या दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? ये जैसे उपनल कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, फिर आपके पर्यावरण मित्र हैं, हो सकता है अन्य कोई मित्र होगा, वन मित्र भी शायद हो सकते हैं, क्या पता। अब ये लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से या नॉन परमानेंट वैकेंसी से हम इनको बोल सकते हैं, उनके माध्यम से लगे हुए हैं, फिर इनका आने वाले टाइम में प्रमोशन होता है, तो सीधी भर्तियों पर घात लगता है। तो इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दूसरे
नियम बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि इस तरीके से पदोन्नत करना चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी वैसी वैकेंसी बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस भर्ती को लेकर हमें ये जानकारी जो है वो प्राप्त हुई है, और इसी वजह से यूके SSSC ने जब इस साल की शुरुआत में एक तरह से डिटेल मांगी थी इन पदों पर, परिवहन पर्यवेक्षक के पदों पर डिटेल मांगी थी, तो वो अभी तक अगस्त तक एक तरह से उनको नहीं मिल पाई है, क्योंकि इन पदों पर परिवहन मित्रों का प्रमोशन हो रहा है। क्लियर तौर पर नियमावली संशोधन करेंगे, फिर जहाँ पे नियमित परिवहन मित्र उपस्थित नहीं है उनका रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाएगा, और वहाँ पे फिर नियमित परिवहन मित्रों को भर्ती किया जाएगा। अब उसमें भर्ती हो जाएंगे तो जो हमारे पास अभी 354 रिक्त पद है वो ख़त्म हो जाएंगे, और एक तरह से शायद परिवहन पर्यवेक्षक यानी एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की भर्ती जो है आने वाले टाइम में शायद देखने को ना मिले। और ऐसा शायद एक विभाग के अंदर नहीं है, अन्य विभागों में भी यही चीज़ हो रही है। शिक्षा मित्रों को भी इसी तरीके से चीज़ें दी गई थी। तो चलो 2010 तक ये करना ठीक भी था शिक्षा मित्रों के साथ, या चलो शुरुआत में काम चलाने के लिए एक तरह से वो भी ठीक था, लेकिन उनके लिए रोज़गार की नई अपॉर्चुनिटी समय रहते दूसरी जगह पर क्रिएट करनी चाहिए थी, कि अभी चलो हम अब सीधी भर्ती निकाल रहे हैं तो इन लोगों को किसी और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, सरकारी नौकरी के अंदर किसी प्राइवेट सेक्टर पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से तो नहीं निकले तो हम इनको एक प्राइवेट अथॉरिटी ही मानेंगे ये लोग इन लोगों को। तो इनको किसी स्किल्स के साथ स्किल्स सिखाया जाता और उनको फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में आगे जाकर जॉब दे दी जाती, जाहिर सी बात है। या फिर अगर इनको एक तरह से नियमित होना या प्रमोशन चाहिए इस प्रकार से नियमावली संशोधन के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है इनको बोलो कि ये रिटर्न एग्ज़ाम निकालें, उसके बाद जाके आप प्रमोशन ले लीजिए, चाहे तो आप नियमितीकरण ले लीजिए, कोई दिक्कत। नियमितीकरण तो आपका रिटर्न टेस्ट करते ही हो जाता है, फिर प्रमोशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से चीज़ें अगर होंगी उत्तराखंड राज्य के अंदर तो आने वाले टाइम में भर्तियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। परिवहन पर्यवेक्षक की भर्ती शायद मुझे यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसमें आपका क्या जवाब है कि 354 पद जो RTI के अंदर अभी खाली है परिवहन पर्यवेक्षक में, क्या सीधी भर्ती उसके माध्यम से आ पाएगी? नियम तो यही कहता है कि सीधी भर्ती के माध्यम से ये पद भरे जाने चाहिए अभी तक, तो क्योंकि नियमावली संशोधन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अभी उसकी प्रक्रिया एक तरह से जारी है। जैसे ही संशोधन हो जाएगा फिर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाएगा और वहाँ पे फिर नियमित परिवहन मित्रों को भरा जाएगा, उन रिक्त पदों पर भरा जाएगा। और अगर वही रिक्त पद अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC को भेज दिए जाएँ तो सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती आ जाएगी। तो अब सारा खेल इसी का है। उम्मीद करते हैं कि ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इस पर थोड़ा मुखातिब हो, इसकी जानकारी दोबारा मांगे। बट बॉडी है वो भी सरकार के अंडर ही आती है, तो सरकार अगर प्रमोशन चाहेगी तो फिर आने वाले टाइम में उनको जवाब एक तरह से नहीं मिल पाएगा। 31 मई 2026 तक एक तरह से जवाब मांगा था, नहीं आया। वो पृथक से पदों का ब्यौरा मांगा था परिवहन पर्यवेक्षक का, वो नहीं आ पाया। चलिए यहाँ पे दूसरी खबर की मैं आपको बात कर लेता हूँ। हालांकि ये जो दूसरी खबर है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, बट हमें जो जानकारी मिली है उसके बेसिस पर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है ये दूसरी खबर को लेकर। बता देते हैं कि हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं, इसकी हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, परंतु हमें ये जानकारी मिली है कि जब कोई सरकारी नौकरी का कोई अभ्यर्थी फॉर्म भरता है तो उसकी एक आवेदन संख्या बनती है। जैसे किसी अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा तो उसकी एक आवेदन संख्या बनती है। अगर दो लोग, जैसे मान लेते हैं 2 लोग, उन्होंने एक ही समय पर एक ही जगह से फॉर्म भरा और एक ही समय पर भरा, तो उनकी आवेदन संख्या लगातार 2 बन गई। मान लेते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा है, वैसे तो आपको भी पता है आवेदन संख्या बहुत लंबी चौड़ी होती है, कुछ करोड़, कुछ लाख, कुछ हज़ार में। लेकिन अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि अगर 2 बच्चों ने एक ही जगह पर, मान लेते देहरादून में कहीं कोई साइबर कैफ़े है, वहाँ पे जाकर 2 अभ्यर्थी आए, उन्होंने फॉर्म भरा, एक स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो की और उन्होंने आवेदन एक साथ किया, एक साथ सबमिट किया फॉर्म को, उनकी आवेदन संख्या आ गई 64 और 65। हालांकि 64 और 65 कोई आवेदन संख्या नहीं हो सकती, वो कुछ करोड़, कुछ लाख, कुछ हज़ार, फिर कुछ 100, फिर 64 आ जाएगा, इस तरीके से। तो मैं 64 और 65 आपको समझाने के रूप में समझाने के रूप में आसान कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो दोनों ने फॉर्म एक साथ सबमिट किया, तो एक की आवेदन संख्या आई 64, एक की आवेदन संख्या आई 65। अब कायदे से क्या होना चाहिए, जब उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया तो संबंधित आयोग है, ऑब्वियस सी बात है, जब उन दोनों का रोल नंबर जारी होगा एक तरह से, वो भी अलग अलग होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात ये सामने निकल के आ रही है, हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो 64 और 65 जिस नंबर पे उन्होंने आवेदन किया है, आवेदन संख्या जो 64 65 है, उसी हिसाब से उनके रोल नंबर बन रहे हैं।
रोल नंबर हो गया 06 और 07 उनका, मतलब 64 वाले का रोल नंबर हो गया 06 और 65 वाले का रोल नंबर हो गया 07। यानी जिस तरीके से उन्होंने आवेदन किया उसी हिसाब से वो पेपर में सीट में बैठ रहे हैं। और जब उनको ये चीज़ पता चली कि उन्होंने एक साथ आवेदन किया था, उनको तो कोइंसिडेंट था, तो अगली बार से उन्हें उसी पैटर्न में फॉर्म भरना शुरू किया, जिससे कि उनके लिए शायद हम कह सकते हैं, हम संभावना के बेसिस पे कह रहे हैं कि चीटिंग करना उनके लिए आसान हो गया। तो अगले कुछ इसमें क्या ऐसी कुछ सरकारी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में? क्योंकि अगर आवेदन संख्या 64, 65 है तो उनके रोल नंबर लगातार नहीं होने चाहिए बाय द वे, लेकिन अगर वो लगातार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा होता है कि क्या अगर बच्चों ने इस कोइंसिडेंट को पकड़ लिया तो अगली बार वो स्ट्रैटेजी के साथ उसी टाइम पर आवेदन करेंगे, उसी टाइम पर अपनी आवेदन संख्या को जानबूझ के आसपास रखेंगे और उसी टाइम पे उनको पता है कि रोल नंबर भी हमारे इसी तरीके से जारी होंगे, तो उनके लिए चीटिंग करना क्या आसान नहीं होगा। और इसमें वो एक तरह से पेपर लीक को भी अंजाम दे सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पेपर लीक ही हो जाएगा, परंतु ये चीज़ शायद हो रही है उत्तराखंड के अंदर, शायद ये हमें सूचना प्राप्त हुई है। अब ये मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसमें सही हूँ या गलत हूँ या जो भी है, परंतु आयोग इसको एक बार इसकी जांच करे। मैं तो ये चाहता हूँ कि आयोग UKSSC और UKPSC इसकी जांच करें और प्लीज़ अगर इस तरीके से आवेदन आ रहे हैं तो आप रेंडमाइज रोल नंबर का पैटर्न लेके आएँ। अगर 2 बच्चों ने लगातार यहाँ पर आवेदन किया है, मान लेते 64, 65 वालों ने आवेदन किया, तो उनका रोल नंबर जो है अगर एग्ज़ाम सेंटर सेम भी हो रहा है तो उनको अलग अलग रूम में बैठाया जाए, रेंडमाइज रोल नंबर दिए जाए, ताकि उनके लिए चीटिंग करना आसान ना हो। क्योंकि इस प्रकार के पैटर्न जो है वो एक्चुअली में चीटिंग को या पेपर लीक को अंजाम दे सकते हैं। तो इस पर मेरे ख्याल से जांच होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मुझे ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को ये बोलना इसलिए पड़ रहा है ताकि अगर ये किसी एग्ज़ाम के अंदर हुई है तो इस पर जांच होनी चाहिए और एक्चुअली में इस पर सुधार आना चाहिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या ये चीज़ कुछ सरकारी एग्ज़ाम्स के अंदर हुई है, 2-3 सरकारी एग्ज़ाम्स के अंदर हुई है, या एक सरकारी एग्ज़ाम में हुई है, या हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि इसमें चीटिंग को अंजाम देना, पेपर लीक को अंजाम देना आसान होगा। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो वो पेपर लीक या फिर चीटिंग जो है वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी। और ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। जो चीटिंग कर रहा है या जो पेपर लीक कर रहा है वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। हो सकता है, अगर मान लेते हैं, एक थ्योरी हम बना रहे हैं कि 2 बच्चों ने पेपर ख़रीदा किसी दलाल से सपोज़, और उन्होंने उनको एक स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए बोला गया, आप एक साथ आवेदन कीजिए तो आपके सीटें जो होंगी वो भी आगे पीछे आएंगी। वो पैटर्न तैयार हो गया, ठीक है। अब उनका जो क्या बोलते हैं सेट है, पेपर सेट C और D होगा, मे भी हो सकता है, या A और B होगा लगातार। तो उसके हिसाब से उनको आंसर मे भी रटवा दिए, जैसे नीट के पेपर लीक पे हुआ, शायद ऐसे ही हुआ था 2026 के नीट के पेपर। तो वहाँ पे चीटिंग को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि वो पेपर बाहर आया, वो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए वो पेपर लीक भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला, तो इसको अंजाम दिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ हो रही है, क्या यहाँ पे जो 2 बच्चों के लगातार आवेदन संख्या, अगर लगातार 2 आवेदन संख्या है, क्या उनका रोल नंबर भी लगातार आ रहा है? अगर ऐसा कहीं पे देखने को मिल रहा है तो आयोग को इसमें ऑब्वियसली बात है जांच करनी चाहिए और इस पे सुधार लाना चाहिए। अगर 2 लगातार कहीं पर या 3 लगातार कहीं पर आवेदन संख्या आ रही है तो उनकी कोशिश करें कि एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग रखें। अगर एग्ज़ाम सेंटर सेम हो रहा है तो उनके रूम नंबर अलग अलग रखें, रेंडमाइज रोल नंबर के पैटर्न को यहाँ पर लागू करें। और आई थिंक ऐसा शायद पास्ट में भी होता होगा कि रेंडमाइज रोल नंबर उनके बने, जिससे कि चीटिंग की संभावनाओं को ख़त्म किया जा सके पूरी तरीके से। हालांकि हम नहीं कह रहे कि चीटिंग होती होगी, लेकिन इस चीज़ को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये चीज़ UKSSC को और UKPSC को आई थिंक फॉलो करनी चाहिए, और इस पर जो भी संभावना बन रही है इस बेसिस पर कि पेपर जिसमें लीक होने की संभावना हो सकती है और वो पकड़ा भी नहीं जाएगा कभी, इस पर काम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या ऐसा पैटर्न किसी सरकारी नौकरी के अंदर फॉलो किया गया है? क्या ऐसा किसी सरकारी नौकरी के अंदर, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते, परंतु अगर ये चीज़ हो रही है तो बहुत ही दुख की बात है। तो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर कि इस प्रकार के लगातार 2 आवेदन संख्या अगर आती हैं, कोई बच्चे जानबूझ के इस तरीके से अप्लाई करते हैं, उन्होंने उस पैटर्न को पकड़ लिया, अगली बार से उन्होंने जब फॉर्म भरा
तो उस पैटर्न को पकड़ते हुए उन्होंने लगातार 2 रोल नंबर ले लिए। तो मेरे ख्याल से वनडे एग्ज़ाम के अंदर ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जिस नंबर पे आप एडमिशन लेते हैं या आवेदन करते हैं, क्या उसी पैटर्न पे रोल नंबर आने चाहिए जिससे कि चीटिंग करना बहुत आसान हो जाए। फिर तो अगली बार से कोई भी इंसान बोलेगा कि हम 4-5 दोस्त हैं, हम लगातार 5 आवेदन करते एक साथ सबमिट करेंगे तो हमारे लगातार 5 आ जाएंगे और हमारे एग्ज़ाम सेंटर में भी लगातार 5 रोल नंबर में हम एक साथ आ जाएंगे। तो हमारे लिए शायद चीटिंग करना आसान हो जाएगा या पेपर लीक करना भी आसान हो जाएगा, अगर उन्होंने पेपर ख़रीद लिया होगा तो। मे भी शायद ये फिर 30 रोल नंबर, तो एक क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं और उन्होंने इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा उस पर्टिकुलर रूम में वो करना, चीटिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा और इसको कभी पकड़ा भी नहीं जा पाएगा। तो रेंडमाइज रोल नंबर का पैटर्न जो है दोनों आयोगों को फॉलो करना चाहिए। और अगर इस तरीके के पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, एक बार चेक करें, जांच करें आज दोनों आयोग, और इसमें दोनों आयोग इसमें जांच करें, पैटर्न को फॉलो करें, तो इस पर कार्रवाई करें। अगर ये जांच में सामने निकल के आता है, मान लेते हैं कि 2 लगातार एप्लीकेशन नंबर या आवेदन संख्या और 2 लगातार रोल नंबर आ रहे हैं, तो इस पर जाँच कराई जाए। हो सकता है पास्ट में ये हो चुका हो सकता है, मैं ऐसा संभावना के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये हुआ ही होगा। तो ये नए तरीके हैं, सोचिए अगर ये एक्चुअली में किसी ने किया होगा तो ये पकड़ा भी नहीं जाएगा कभी। नए तरीके हो सकते हैं ये, और ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए मैंने सोचा इसको बताना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई प्रूफ है, बट मे बी शायद इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम दिया गया होगा, या हो भी सकता है नहीं भी दिया होगा, लेकिन मैं पुष्टि तो नहीं कर रहा। फिर मैं कह रहा हूँ कि एक बार जाँच तो करके देखिए, प्लीज़ एक बार जाँच करके देखिए, तो शायद ऐसा देखने को मिले। और भविष्य के लिए इस तरीके से चीज़ें ना हो, प्रिकॉशन के तौर पर रेंडमाइज रोल नंबर के पैटर्न को दोनों आयोग एक तरह से फॉलो करें, हम ऐसी यहाँ पे उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संस्था आसिफ बेस्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।